हेलो बच्चों, तो जेई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर आ चुका है, उसकी आंसर की आ चुकी है। तो उसी के सॉल्यूशंस लेकर के मैं आया हूँ मैथमेटिक्स का 2 अप्रैल का शिफ्ट 1 की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसके मैथ्स के पेपर के सॉल्यूशन लेने। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेपर को लेकर के। तो पेपर जो आया है मैथ्स का वो रिलेटिवली अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मुझे जनवरी से रिलेटिवली थोड़ा सा आसान लगा। एक दो क्वेश्चन अगर मैं हटा देता हूँ तो अदरवाइज इस पेपर के अंदर बहुत रॉकेट साइंस कैलकुलेशन नहीं थी। पेपर अप्रोचेबल था, अच्छे से होने वाला था और कई बच्चों का स्कोर भी बहुत अच्छा आया है। बात करते हैं ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की। अगर मैं इस शिफ्ट की तो जो मैंने बाकी टीचर से बात करी है फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, तो टीचर ने जो हमें बताया उसके हिसाब से केमिस्ट्री रिलेटिवली बेटर है और फिजिक्स एज यूजुअल जो आसान आता है वैसा ही आसान आया है। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, उसके लेवल को चेक करते हैं, उसमें क्या है, कैसे सॉल्व हुआ है, आइए वो समझते हैं। तो ये आपको पता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगर मेरे से कोई पूछेगा तो इसका लेवल बताइए तो मैं इसको इजी में काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, होपफुली सारे बच्चों का ये क्वेश्चन सही भी हुआ होगा। इसके अंदर उसने बोल रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 cos थीटा, मैंने इसको ओपन कर दिया, माइनस का √6 cos थीटा माइनस का √3 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसके दो फैक्टर निकल के आ जाएंगे। एक आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस का √3 और एक पेयर निकल के आएगा √2 cos थीटा -1 इक्वल्स टू 0। सॉरी, -1 नहीं है, +1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूएशन आ गई। cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, दूसरी आ जाएगी cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2। उससे पूछा इसके सोल्यूशन बताने -2π से 2π के बीच में। आपको पता है अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो cos थीटा -√3/2 -2π से 2π के बीच में 4 बार होगा। ग्राफिकली भी देखना चाहे तो ग्राफिकली आप देख सकते हैं। अगर मैं cos थीटा का ग्राफ बनाऊंगा -2π से 2π के बीच में तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा ये। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए, कितनी चाहिए, √3/2। तो √3/2 अगर मैं एक लाइन खींचूंगा तो इसको काटेगी 1 2 3 और 4 जगह। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूंगा आपसे तो cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2, इसके भी टोटल सोल्यूशन 4 ही आते हैं बच्चा। कैसे आते हैं ध्यान से ऑब्जर्व करिए। अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ तो ये भी इसको 4 जगह पे काट करेगी। करेक्ट है, यानी कि अल्टीमेटली इसके टोटल सोल्यूशन कितने आएंगे तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, दैट इज कम आउट टू बी 8। यानी कि टोटल सोल्यूशन आएंगे 8। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 2। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बहुत ईजी क्वेश्चन बोल रहा था, ध्यान से आपने ऑब्जर्व किया होगा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ द 10 टर्म्स whose terms are either 0 1 2 0 1 2 है द नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ द 10 टर्म्स। ठीक है, कंटेन एग्जैक्टली 5 1, 5 1 है उसके पास, 5 1 है, एग्जैक्टली 3 2s हैं और 0 1 2 अगर यूज करना है टोटल अपने को नंबर चाहिए, 10 टर्म्स का नंबर चाहिए। तो यानी कि अगर अपने 5 1 यूज कर चुके, 3 2 यूज कर चुके हैं तो बचेंगे 2 जो कि हमको 0 यूज करने पड़ेंगे। यानी कि बेसिकली ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट का हो गया। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 नंबर पे हमें इन 10 नंबर को अरेंज करना है। नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 एक जैसे, 3 एक जैसे, 2 एक जैसे, तो 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। करेक्ट है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसको और सिंप्लीफाई करने पे इसका जो आंसर आता है मैं आपको आंसर बता दूंगा, दैट इज कम आउट टू बी 2520। यानी करेक्ट आंसर आता है इसका आंसर नंबर 2। ये किस चैप्टर में आएगा बच्चों, तो ये एसएनपी पीएनसी के अंदर आएगा। और जो पीएनसी के अंदर आएगा बहुत इजी चैप्टर, अगेन पीएनसी के अंदर आएगा। अलाइक ऑब्जेक्ट वाला जो आर्टिकल होता है, अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, उस आर्टिकल के अंदर आएगा। और अगर काउंटेबिलिटी वाइज जाऊंगा तो मैं इसको भी इजी में काउंट करूंगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। बहुत ही बार ये क्वेश्चन आ चुका है, जेईई मेंस में भी आ चुका है बच्चों, एडवांस में आ चुका, लगातार कंटिन्यूअसली आता है, फिर आ गया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे बच्चों का सही हुआ होगा। बाइनोमियल चैप्टर से ये क्वेश्चन है बच्चों, बाइनोमियल चैप्टर से ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है वो समझ लीजिए। इसको अगर मैं y इक्वल टू लिखता हूँ सिंपल सा, तो ऊपर हम a क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर लगाएंगे, यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लगाएंगे। तो अपने पास एक फैक्टर आएगा x क्यूब प्लस 1 और एक एक्सप्रेशन और आएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब से, वो बनेगा x की पावर 2/3, जो लिखा है वही बनेगा x की पावर 1/2।
नीचे भी सेम बैठा हुआ है, एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, ठीक है। माइनस यहाँ से फैक्टर लिखेंगे तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 आएगा और एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 आएगा। नीचे से मैंने क्या किया, एक एक्स को बाहर निकाला 1/2 को, तो अंदर आया एक्स की पावर 1/2 माइनस का 1 और इस पूरे की पावर 10। तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन बन गई y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 बच्चा प्लस का 1। इसको सिंप्लीफाई किया इसके साथ डिवाइड करके तो माइनस का 1 आया और माइनस का एक्स की पावर माइनस 1/2 की पावर 10 आ गया। ये सिंप्लीफाई करने का तो ये अगेन इससे कट गया। अब इसके अंदर हमको जनरल टर्म लिखना था, हमने इसका जनरल टर्म लिख दिया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए। तो वो आ जाएगा 10CR एक्स की पावर 10 माइनस R/3 इंटू एक्स की पावर माइनस का R/2 और माइनस 1 की पावर R और आ जाएगा इंटू माइनस 1 की पावर R। जब हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए होगा तो हम इस वाले एक्सप्रेशन और इस वाले एक्सप्रेशन के सम को 0 कर देंगे। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 10 माइनस R/3 माइनस का R/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगी 20 माइनस 2R माइनस 3R इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली R की वैल्यू आ जाएगी बच्चा यहाँ से 20 और 5 4, तो R की वैल्यू 4 आ गई। अब क्योंकि R की वैल्यू 4 आई है तो उसके करस्पॉन्डिंगली जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ, उसने बोला टर्म बताना है और टर्म की वैल्यू क्या आएगी वो अपन निकालेंगे। तो जब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया और R4 हो गया तो R4 की वजह से जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो जाएगा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू नथिंग एल्स T5। तो T5 की वैल्यू हम इसमें निकाल देंगे तो बेसिकली कुछ नहीं, माइनस 1 की पावर 4 बनेगा और 10C4 बन जाएगा। यानी अल्टीमेटली जो आएगा अपने पास वो आ जाएगा माइनस 1 की पावर 4 इंटू 10C4। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो T5 शुड बी इक्वल्स टू आ जाएगा, माइनस चला जाएगा, ये बन जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 10 9 8 7 इंटू 24 है ना 4, तो 8 3 और 3 3 21, अल्टीमेटली 210। तो करस्पॉन्डिंगली जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चा 210, मतलब 4th आंसर आना चाहिए इसका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये डिफरेंशियल फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक ठीक क्वेश्चन है, अच्छा लगा मुझे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप इसको पूछेंगे सर ये कहाँ से आपने किस आर्टिकल में दोगे, तो मैं इसको डिफरेंशियबिलिटी में दे सकता हूँ, फंक्शनल इक्वेशन में दे सकता हूँ। और मेरे हिसाब से जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा मीडियम प्लस में होगा, क्योंकि बच्चों को क्लिक नहीं करते इसलिए आप टफ भी इसको डाल सकते हैं, ठीक है। मैं मीडियम प्लस डाल रहा हूँ अपने फ्रेम में आकर के। क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ से आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ना तो एक रिलेशन बैठा हुआ है, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को कलेक्ट कर लो और ऐसे इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को कलेक्ट कर लो। तो यहाँ से एक रिलेशन आता है, कैसे आता है वो देखना। तो मैंने f ऑफ 2x प्लस 2y को कलेक्ट किया बच्चा। तो जब इसको कलेक्ट किया तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा sin x cos y और यहाँ से आएगा cos x sin y माइनस साइन के साथ, तो बन जाएगा साइन ऑफ x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू। ऐसे मैंने इसको कलेक्ट किया यहाँ पे f ऑफ 2x माइनस 2y को। तो जब मैंने f ऑफ 2x माइनस 2y कलेक्ट किया तो ये रुकेगा और ये माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा साइन ऑफ x cos y प्लस cos x y, तो साइन ऑफ x प्लस y आ जाएगा। यहाँ से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये रिलेशन कुछ ऐसा दिखेगा आपको, f ऑफ 2x प्लस 2y डिवाइड बाई साइन ऑफ x प्लस y इज इक्वल्स टू f ऑफ 2x माइनस 2y डिवाइड बाई साइन ऑफ x माइनस y इज इक्वल्स टू लैम्डा। यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी कि f ऑफ 2t या f ऑफ t लिख दो इसको, मैं किसी भी एक को t मान ले रहा हूँ, मान लो इसको मैंने t मान लिया, सिमेट्री चल रही है इसलिए, तो f ऑफ t इज इक्वल्स टू आ जाएगा k टाइम्स साइन t बाई 2, ठीक। अब k निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो k निकालने के लिए हमारे पास f डैश ऑफ 0 की वैल्यू 1/2 पता हुआ है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जैसे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो f डैश ऑफ t इज इक्वल्स टू आ जाएगा k टाइम्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ t बाई 2, दोनों साइड 0 रख देंगे, t इज इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे मैं t इज इक्वल्स टू 0 रखूँगा, f डैश ऑफ 0 1/2 है, cos 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे k की वैल्यू 1 आएगी
वैसे ये फंक्शन बदल जाएगा बच्चों, एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ टी बाई टू, क्योंकि के की वैल्यू 1 आ गई। अब उसने आपसे क्या पूछा है वो देख लीजिए। तो उसने आपसे पूछा था 24f डबल डैश 5/3, 24f डबल डैश 5/3, हमें चाहिए 24f डबल डैश ऑफ 5π/3, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा पहली बार, तो एफ डैश टी आएगा 1/2 cos t/2। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डबल डैश टी आएगा बच्चा, वो आएगा माइनस का 1/2 साइन ऑफ t/2। अब इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से एफ डबल डैश ऑफ 5π/3 बन जाएगा माइनस 1/2 साइन ऑफ 5π/6, ठीक है। हमको 24 के साथ चाहिए, ऑप्शन भी ध्यान से देख लेंगे एक बार। इसके ऑप्शन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बैठे, ठीक है। तो यहाँ से मैनिपुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 24f डैश ऑफ π/3 का मतलब हो जाएगा माइनस का 12 इंटू, ये वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा, 12 इंटू साइन 5π/6, साइन 5π/6 का मतलब हो गया माइनस का 12 इंटू 1/2, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 24 है ना, तो सॉरी 24 इंटू, हाँ तो माइनस का 12 आएगा ना, और 5π/3, एक सेकेंड, एक और गड़बड़ हुई है यहाँ पे, शायद एक और 2 आएगा ना, ये कॉस रहेगा और साइन, ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 बनेगा, ये भी 4 आएगा और ये भी 4 की वजह से ये 6 हो जाएगा, तो ये 6 इंटू माइनस का 3 आ जाएगा अल्टीमेटली आंसर, ठीक है बच्चों। तो करस्पॉन्डिंगली जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 4 - 3। डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का था, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन था, इसलिए इसका आंसर, इसका जो लेवल है वो मैंने मीडियम प्लस रखा है। सिंपल सी कैलकुलेशन है। इसका जो की स्टेप है, जो शानदार चीज़ है वो है कि आप इसको इस तरीके से ऑब्जर्व कर पाएँ और वहाँ से फिर मैनिपुलेट करें। लैम्डा मतलब के मानना, के सॉरी मैंने लैम्डा लिख दिया यहाँ पे, के है ये, तो के साइन t/2, के की वैल्यू आने के बाद फिर हमने फंक्शन को निकाल दिया, फंक्शन निकालने के बाद सिंप्लीफाई करके मैनिपुलेट कर दिया, अल्टीमेटली आंसर -3 आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन आया कॉम्प्लेक्स नंबर का। थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन लगा मुझे पर्सनली, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का है, थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैं इसको टफ में काउंट करूंगा। वैसे बहुत टफ तो नहीं है, बट क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके थोड़े से हाथ पैर ढीले रहते हैं, तो इसलिए मैं इसको टफ में काउंट कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। क्या है आइए समझते हैं। कुछ चीज़ें दे रखी है, उसको ध्यान रखना। मॉड z इक्वल्स टू 1 दिया, तो यहाँ से हम सीधे लिख सकते हैं जो z बार हमारा होगा 1/z होगा। एक्चुअल में हमने क्यों z बार कैलकुलेट किया, क्योंकि डाटा में दे रखा था उसने, ठीक है। फिर अपने पास दे रखा है 2 + k² z डिवाइड बाई k + z बार, दैट विल बी इक्वल्स टू k इंटू z, है ना। z बार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जैसे z बार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे बन जाएगा 2 + k² z डिवाइड बाई k + 1/z इज इक्वल्स टू k इंटू z। यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 2 + k² z इज इक्वल्स टू k² z प्लस का k। ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जो आपका नोन था वो मैंने सॉल्व कर दिया, दैट इज कम आउट टू बी k = 2, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला उसने। अब उसने बोला एक पॉइंट है, लेट अस मैं इस पॉइंट को a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो a = k + i/k² लिखा है। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखूंगा बच्चों तो ये बन जाएगा 2,4, 2 + 4 आइटा, इसको मैंने 2,4 लिख दिया ऑर्डर पेयर, 2 + 4 आइटा बनेगा ये। और अगर इसको मैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखूंगा तो लिखा हुआ है 2,4। फिर उसने बोला इस पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है सर्किल से। आप सर्किल ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, तो अगर आप इस सर्किल को ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो सर्किल का सेंटर भी हमें पता है, सर्किल की रेडियस भी हमें पता है। तो अगर मैं सर्किल को ड्रॉ करूंगा बच्चा, नीड नहीं होती है, बट क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, सर्किल वर्किल कैसे ड्रॉ होगा। तो उसका सेंटर 1,2 है, तो उसका सेंटर है 1,2, है ना। तो 1,2 यहाँ कहीं आएगा और जो रेडियस है 1 है, तो वो सर्किल कुछ ऐसा बनेगा 1,2, और जो हमारा पॉइंट है वह 2,4, ठीक है। तो 2,4 हमारा पॉइंट था, ये ए मान लो, तो 1, 2,4 यहाँ कहीं पॉइंट होगा ऐसे, मान लो यहाँ कहीं था ऐसे ए। उसने बोला है इस पॉइंट का
इस सर्किल पे बैठे हुए सारे कॉम्प्लेक्स नंबर से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ होगा वो बताना है अपने को, करेक्ट है ना, ये बताना है। तो ये जो डिस्टेंस होता है बच्चा वो ऐसे कुछ होगा। अगर मैं सेंटर को ए बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को ए बोल रहा हूँ, तो ये जो पी है, ए पी इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। सर्किल पे बैठे हुए सारे पॉइंट में से इस पॉइंट से जो सबसे दूर पॉइंट होगा पी होगा, तो ए पी जो होगा वो मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब ये जो ए पी होगा ये होगा किसके बराबर, ये होगा ए सी प्लस सी पी के बराबर। ए सी मतलब सेंटर का इस पॉइंट से डिस्टेंस प्लस रेडियस। सेंटर है सर्किल का, अगर मैं पूछूंगा आपसे सेंटर बताओ इस सर्किल का, तो सर्किल का सेंटर आप बोलोगे सर 1,2 है, और अगर मैं रेडियस पूछूंगा तो रेडियस आप बोलोगे 1 है। यानी कि ए सी आ जाएगा 1,2 से 2,4 से के बीच का डिस्टेंस प्लस रेडियस, है ना। तो ये बन जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4 - 2 का होल स्क्वायर। 2 - 1 का मतलब 1 हो जाएगा, 4 - 2 का मतलब 2 to the 4 1 5 √5 1 + √5 आ गया ये। तो जिसका मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा दैट इज कम आउट टू 1 + √5, यानी अल्टीमेटली आंसर शुड बी कम आउट टू बी 3। है ये मीडियम में भी, आप चाहो तो उसको टफ लिखो, मैंने कॉम्प्लेक्स की वजह से टफ लिखा है, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ बच्चों, अदरवाइज मेरी नज़र में अगर तुम पूछोगे तो मैं तो उसको मीडियम में या मीडियम प्लस बहुत अधिक, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना चाहूँगा मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा बच्चों, अगर जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ये रिलेशन चैप्टर से है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया करंटली आईआईटी मेंस के अंदर, और मैं इसको टफ में काउंट करूंगा क्योंकि एक बार क्लिक नहीं करेगा ये, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है वो समझना, डेटा क्या दिया उसमें बोला एक फंक्शन है इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड है, f(0) g(1) के बराबर है, f1 g(0) के बराबर है, ठीक है। तो हमने इसमें तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी रिफ्लेक्सिव की, मैं आर से रिप्रेजेंट करूँ, आप समझ लेना, ठीक है। सिमेट्रिक को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये चेक करना है। रिफ्लेक्सिव का फंडा आपको पता होना चाहिए, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब उसके सेट के ए के अंदर जितने एलिमेंट है उसकी सबकी आइडेंटिटी रिलेशन जनरेट हो जाए, यानी अगर ए था तो ए होना चाहिए। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से f0 मैं f और g को g की जगह पे f लिख रहा हूँ, है ना। तो g की जगह पे f लिखते हैं, g1 जो लिखा है उसको मैं f1 लिख दूंगा, और दूसरा वाला जो ऑर्डर पेयर लिखा है उसको मैं लिखूंगा f1, दैट विल बी इक्वल्स टू f(0). तो f1 f0 तो बराबर आ रहा है, ठीक है, लेकिन व्हाट वी कैन से अबाउट f2 f3 f4, क्या हमें ये पता है कि उसने ये बोल दिया f0 f0 के बराबर है, पक्का, ठीक, f1 f1 के बराबर पक्का। व्हाट इज f2, क्या f2 f2 के बराबर आ रहा है, क्या f3 f3 के बराबर आ रहा है, बाकी के बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर fg है तो gf होना चाहिए ना। तो fg का मतलब हो गया अपने पास जो गिवन था उससे देखना ध्यान से, हमें क्या गिवन है पहले केस में, fg के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो fg के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास गिवन रिलेशन आएगा बच्चों वो आएगा कि f0 g1 के बराबर है और g0 f1 के बराबर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिमेट्रिक को चेक करने के लिए बच्चा मैंने gf के बारे में सोचा, अगर fg और gf बराबर होगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, तो gf आते हैं, ठीक है। gf के बारे में जब सोचना शुरू किया तो g0 f1 के बराबर हो गया और f0 g1 के बराबर हो गया। तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्या ये अगर ये होल्ड कर रहा है तो fg होल्ड करा तो gf भी होल्ड करेगा तो सिमेट्रिक कहलाएगा। तो उसने बोला g1 f0 के बराबर, क्या g1 f0 के बराबर हो सकता है, g1 f0 के बराबर हो सकता है, गिवन है, ठीक है। क्या g0 f1 के बराबर हो सकता है, g0 f1 के बराबर हो सकता है, g0 f1 के बराबर हो सकता है क्योंकि गिवन है। तो क्योंकि gf डिफाइंड हो रहा है, fg डिफाइंड था और gf डिफाइंड होगा, तो अगर fd डिफाइंड है और gf भी डिफाइंड हो रिलेशन में तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा, यानी ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव को ध्यान से देखना। जब मैं ट्रांजिटिव की बात करूंगा बच्चा तो मैंने एक तो fg की बात करी, ऐसे समझ लो, ठीक है, फिर मैंने gh की बात करी, और इसके करस्पॉन्डिंगली अगर मैं fh को ट्रू प्रूफ कर ले गया, ये होल्ड कर गया, तो फंक्शन ट्रांजिटिव कहलाएगा। पहला फंडा तो ये समझो, fg था gh था तो fh होना चाहिए, ठीक, जो रिलेशन कहलाता है। fg क्या कह रहा है वो समझना, fg ने बोला है कि f0 g1 के बराबर है और g0 f1 के बराबर है, परफेक्ट, ओके। gh क्या कह रहा है, gh कह रहा है कि g0 h1 के बराबर है और h0 g1 के बराबर है।
हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि F0 H1 के बराबर आ जाए और H0 F1 के बराबर है। अगर हम ये प्रूफ कर ले जाएंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, है ना। तो हमें ये प्रूफ करना है कि होल्ड कर रहा है कि नहीं होल्ड कर रहा है। इसको कैसे चेक करते हैं ये वो देखते हैं। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना चाहा, तो यहाँ से G को एलिमिनेट करना है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं, पहली और आखिरी को, ठीक है ना, पहली और आखिरी को मैं देख रहा हूं, तो पहली और आखिरी से मुझे क्या दिख रहा है कि जो F0 है G1 और G1 को मैं इक्वेट करूंगा तो F0 बराबर किसके आ रहा है, H0 के बराबर आ रहा है। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था कि F0 H1 के बराबर हो, और हमारा प्रूफ क्या हो गया कि F0 H0 के बराबर हो, यानी कि ये फंक्शन रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यानी कि अल्टीमेटली ये रिलेशन क्या होगा, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। ऑप्शन चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, आंसर नंबर 3। मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूं, इसका आंसर 3 आ रहा है शायद। मैं गलत बढ़ गया, आंसर 3 नहीं आंसर 2 आएगा, करेक्ट है। हाँ, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, परफेक्ट है। तो आंसर नंबर 2 है इसका, तो करेक्ट आंसर 2 है। अब आप खुद इसको देखेंगे, थॉट प्रोसेस सोचेंगे और आप सोचेंगे ये होल्ड कर रहा है नहीं होल्ड कर रहा है, तो मैं इसको क्या दूंगा, टफ में दूंगा। ठीक है बच्चों, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया बच्चों, ये एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया है, ठीक है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, बायनोमियल एप्लीकेशन है थोड़ा सा। अगर आपने नोट्स को अच्छे से देखा होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली हर क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन कराए जाते हैं, PYQs में आए हुए हैं। अगर आपने जेई मेंस का PYQs कर रखे होंगे बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली दिखेंगे। क्या है, बहुत सिंपल सा है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आइए चेक कर लेते हैं। उसने अल्फा बीटा में एक रिलेशन दे रखा है और डिटरमिनेंट दे रखा है, वहां से मैं अल्फा बीटा निकाल देता हूँ। तो डिटरमिनेंट इसका आ जाएगा अल्फा माइनस 1 6 बीटा, दैट विल बी कम आउट टू बी 0। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा बीटा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और अल्फा बीटा पता है और अल्फा प्लस बीटा पता है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमने अल्फा और बीटा को सॉल्व कर दिया बच्चा, अल्फा और बीटा को हमने सॉल्व कर लिया। तो अल्फा हमारा 5 आ गया और बीटा हमारा 3 और 2 आएगा, नहीं अल्फा 3 आ गया, अल्फा 3 आ गया और बीटा हमारा -2 आ गया। ठीक है, तभी ये 3 प्लस -2 1 बन जाएगा, 3 × 2। तो इससे हमारी मैट्रिक्स ए सॉल्व हो गई। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास आ गया एक्चुअली में 3 - 1 और 6 - 2। ठीक है, अब जब हायर पावर्स के क्वेश्चन होते हैं ना, इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें एक तरीका बायनोमियल का भी होता है। तो बट बायनोमियल का तरीका जब मैं लगाऊंगा, मान लो मैं इस मैट्रिक्स को लेट अस अज्यूम मैंने इसको P से रिप्रेजेंट कर दिया, तो P इक्वल्स टू लिखा है I + A⁸ हमें ये सॉल्व करना है। तो अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, मैं इसमें बायनोमियल लगाना चाहता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। तो बन जाता है 8C0, ठीक है, प्लस इंटू आई बनेगा बेसिकली, ठीक है, इंटू आई प्लस का 8C1 इंटू ए प्लस का 8C2 इंटू A² एंड सो ऑन, लास्ट में आ जाएगा 8C8 इंटू A⁸8। अब आपको दिख रहा होगा इसकी हायर पावर जाती है। तो बच्चा इसमें एक थोड़ा सा मैजिक होता है। वो मैजिक क्या होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अपने पास जो A आया था वहाँ से हम A² निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं A लिख देता हूँ। A क्या था, A था 3 - 1 6 - 2। तो A था हमारे पास 3 - 1 6 - 2। फिर से चेक करूँ बिफोर वी डूइंग द रॉन्ग कैलकुलेशन, परफेक्ट है। जब हम A² निकालेंगे तो 3 6 -1 -2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 6 -1 -2 से। आप इसको सॉल्व करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आएगा। तो दिस इंटू दिस 9 - 6 3 हो जाएगा, दिस इंटू दिस तो -3 + 2 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा, दिस इंटू दिस 18 - 12 6 बचेगा, दिस इंटू दिस -6 + 4 अल्टीमेटली -2 बचेगा, यानी फाइनली A ही आ जाएगा। तो जैसे A² A आया वैसे ही A³ भी हमारे पास A के बराबर ही आ जाएगा एंड सो ऑन। तो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब A⁻⁻⁴ ये सब किसके बराबर होंगी, A के बराबर होंगी। तो इसको मैं यहाँ यूज़ करूँगा पीछे बच्चों। तो आपके पास जितने भी ये टर्म्स लिखे हुए थे A² A⁸, तो ये सब बन जाएंगे। तो हमारे पास I + A को बाहर निकाल दिया, अंदर आ गया 8C1 + 8C2, 8C1 + 8C2 डैश टिल 8C8। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा I + A इंटू 2⁸ 1 - 1।
बस अब तो खत्म। अब इस पूरी के कैलकुलेशन, ए मैट्रिक्स पता है 2 की पावर 8 - 1 की वैल्यू, आई मैट्रिक्स का मतलब हो गया 1 0 0 1 प्लस ये जो बैठेगा ये बैठ जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 छोटे दूनी 28 दूनी 256 माइनस 255 इंटू 3 - 1 6 - 2। इसको सॉल्व करना, तो सॉल्व करके जो मैट्रिक्स बन के आएगी शायद ए आंसर आता है। इसका मैं आंसर चेक करा दूंगा आपको, अभी करेक्ट है तो इसको सॉल्व कर लेना। और पता है इसमें ब्यूटी क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, देखो सारे के पहले एलिमेंट सिर्फ ऑब्जर्व करो, ये नहीं कि आप बैठ करके रायता फैला करके सारे एलिमेंट निकाल लो, सिर्फ पहले वाले को ऑब्जर्व कर लो। तो जैसे आप पहला वाला ऑब्जर्व करोगे या फिर आप ये वाला ऑब्जर्व कर लो, करेक्ट है, ये भी चारों डिफरेंट है, इसको ऑब्जर्व कर लो, इससे भी आंसर मैच करा देगा वो। तो देखो ध्यान से, माइनस का 255 आ जाएगा प्लस 0, तो ये माइनस का 255 बन रहा है। यहीं से हमारा काम चल जाता है, हमें ये 3 कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और अल्टीमेटली आंसर हमारा 1 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी शायद आप लोगों को, जो मैं कहना चाह रहा था, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। किस तरीके से हम आंसर फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो कैसा क्वेश्चन था, मैट्रिक्स का था। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और आपने नहीं पढ़ रखा तो आपको ये टफ लगेगा, अदरवाइज ये मीडियम प्लस में काउंट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर सच दैट इट्स अ प्रोजेक्शन ऑन द वेक्टर। वेक्टर का क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेक्टर का क्वेश्चन है तो मुझे इजी लगा, बट थोड़ा सा मैनिपुलेशन वाला कंसेप्ट है, इसलिए मैं इसको मीडियम लिख रहा हूँ, ना कि इजी लिख रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर वेक्टर वैसे भी, ठीक है। क्या कहा गया ये वो समझते हैं। उसमें बोला कोई वेक्टर ए था, उसका प्रोजेक्शन था इस पे और इस पे, ठीक है, वो सब क्या है, इक्वल है। तो मैंने मान लिया कि वेक्टर ए था कोई, तो मैंने मान लिया लेट वेक्टर ए हमारे पास था xi प्लस yj प्लस zk। अब मैंने वेक्टर ए का पहले वाले वेक्टर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लिखा अपॉन मॉड ऑफ दिस वेक्टर, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी होता है, उम्मीद करूंगा पता होगा। ऐसे दूसरे वाले का लिखा ए डॉट दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू ए डॉट तीसरा वाला अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये सब बराबर दे रखे हैं उसने, ठीक है। तो जो वेक्टर्स हैं मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ, तो मैं इंस्टेड ऑफ बार बार पीछे जाऊँगा, बेटर है कि मैं इसको यहीं से देख लेता हूँ। तो अपने पास ए डॉट आ जाएगा, यहाँ जो वेक्टर बैठा हुआ है बच्चा पहला वाला, उसका नाम है 2 - 1 2, तो 2 2 4 4 8 और 1 9 का रूट 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका 3 बन जाएगा। ऐसे दूसरा वाला जो वेक्टर है वो लिखा हुआ है 1 2 - 2, इसका भी 3 बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम तीसरे में जाएंगे, तो तीसरा वाला हमें दे रखा है उसने k कैप, मतलब k कैप अपॉन 1, ठीक है, नीचे 1 हो जाएगा। तो अगर आप पूरी कैलकुलेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये बनेगा 2x - y प्लस 2z अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 2y माइनस 2z अपॉन 3 इज इक्वल्स टू z अपॉन 1। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना, तो हम 2 इक्वेशन बना रहे हैं, एक बना है 2x - y इज इक्वल्स टू z, पहली इक्वेशन, और एक यहाँ से बना रहे हैं x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5z। इन दोनों इक्वेशन से मैंने x और y को निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ z, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन से x और y को निकाल लो इन टर्म्स ऑफ z, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई 5x आ जाएगा और तो 7z, यानी x इज इक्वल्स टू आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर रहा हूँ, तो 2z प्लस 5z 7z आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 4 और 5 5 के, ठीक है। इस तरीके से y निकल के आ जाएगा इसका, तो 5z माइनस x है, 25 - 7 12z बाई 5, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 5z, है ना ये, ठीक है। तो 2y इक्वल्स टू 5z माइनस x, तो 5 में 25 12, तो 6 बटे 5, तो 5z माइनस का 7z अपॉन 5/2, ये बनेगा ना 25 - 7 18, है ना, 18/10, तो 9/5z ये आ जाएगा। तो x आ गया, y आ गया और z आ गया। तो जो वेक्टर a आ गया उसको अगर मैं कंपोनेंट वाइज लिखूंगा तो x की जगह बैठेगा बच्चा 7/5z, 9/5z और z, तो 7/5z, ठीक है, z 9/5z और z।
क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर बनाना है, तो यूनिट वेक्टर बनाने के इसकी कंपोनेंट लिख दिया मैंने 7, 9 और 5 और डिवाइड कर दिया इसके मैग्नीट्यूड से, दैट इज कम आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 81 प्लस 25। ऑप्शन चेक कर लेंगे इसके बाद ध्यान से, तो रूट 155 795 आ रहा है और ये आएगा, यानी ये बन जाएगा वेक्टर ए शुड बी इक्वल्स टू यहाँ से 7i कैप प्लस 9j कैप प्लस 5k कैप और ये नीचे बैठा है इसकी वैल्यू है रूट ऑफ 155। तो आंसर अगर चेक करेंगे तो आपका आंसर नंबर 1 आएगा बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा क्योंकि ये सिली मिस्टेक होने वाला क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी थी इसके अंदर, इसलिए देखो ध्यान से आप, मैं इसको मीडियम प्लस या टफ में काउंट करूंगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन के बिहाफ पे मैंने बाद में बात करी है इसकी आपको, अदरवाइज ये क्वेश्चन अगेन अप्रोचेबल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए इसको वापस से। वेक्टर लिया था, उसे प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोला इक्वल है, तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शंस को इक्वेट किया, वहाँ से रिलेशन निकाला है, तो मैंने x को इन टर्म्स ऑफ z सॉल्व कर दिया, हम लोग ने y को इन टर्म्स ऑफ z सॉल्व कर दिया और उठा करके यूनिट वेक्टर में सीधे यूज कर लिया। एक अप्रोचेबल सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ये 3D का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, बट ठीक है मीडियम में मैं काउंट करता हूँ अगर किसी को फॉर्मूला नहीं याद है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे रखा उसने, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि टेट्राहेड्रल ले लिया तीनों क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इस तरीके से, तो मैं एक को ओ मान ले रहा हूँ, या उसने ABCD दे रखा तो मैं एक को A मान रहा हूँ, एक को B मान रहा हूँ, एक को C मान रहा हूँ और एक को D मान रहा हूँ। तो B को मैंने I एक्सेस पे ले रखा है, ध्यान रखिएगा, तो इसको मैं BI कैप लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको CJ कैप लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसको DK कैप लिख रहा हूँ और इसको ओरिजिन मान रहा हूँ मैं। ये अपन ने असम्पशन ले लिया, उसने सारे एरिया दे रखे हैं ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल ABC का जब मैं एरिया लिखूंगा तो ABC का एरिया हो जाएगा 1/2 हाफ ABC का एरिया बन जाएगा BI कैप क्रॉस CJ कैप, करेक्ट है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बन जाएगा BC। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करो सीधे सीधे, तो BC/2 विच इज़ गिवन एज 5, यहाँ से BC की आ जाएगी वैल्यू 10 के बराबर। इसी तरीके से मैं ट्रायंगल ACD निकाल लूँगा, इसी तरीके से मैं ट्रायंगल ADB निकाल लूँगा। तो बच्चों ये ऑब्जर्वेशन से निकाल लेना आप लोग डायरेक्टली, तो ये जैसे BC है वैसे CD आ जाएगा, CD आ जाएगा 12 के बराबर और ऐसे ही आ जाएगा DB आ जाएगा आपके पास और DB आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 14 के बराबर। फॉर्मूला सेम लगाया है, जैसे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिया वैसे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग CJ कैप प्लस DK कैप, यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ DK कैप प्लस सॉरी इनटू ए क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट ये BI कैप है ना। अब उसने बोला आपसे द एरिया ऑफ द ट्रायंगल BCD। जब हम ट्रायंगल BCD का एरिया निकालने जाएंगे तो ट्रायंगल BCD का एरिया, ट्रायंगल BCD का एरिया, होपफुली आप लोग को इसका फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, अगर ये पता है हमें BI CJ और DK होता है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, ऑर्डर में चलता है BI क्रॉस CJ प्लस CJ क्रॉस DK प्लस DK क्रॉस BI। तो सिंप्लीफाई करने पे आप इसकी जो वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा फाइनली सॉल्व करके 110 रूट ऑफ 110, यानी अल्टीमेटली इसका आंसर 3 आता है। क्यों ये डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि ये सब हमको पता है, BC पता है, CD पता है और DB भी पता हुआ है। ठीक है, ये नोट्स का क्वेश्चन होता है तो आप इसको मीडियम में इसीलिए डाल रहा हूँ, टफ में नहीं है, आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ओके क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का, अगेन वेरी पॉपुलर क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मैं मीडियम डाल रहा हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, सिली मिस्टेक हो जाती है कई बार, अदरवाइज ये इजी में भी काउंट होगा। इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन की वो बात करें, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमारा डेल्टा भी 0 होना चाहिए, डेल्टा 1 भी 0 होना चाहिए, डेल्टा 2 भी 0 होना चाहिए, डेल्टा 3 भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम किसी भी दो से अल्फा बीटा निकाल लेंगे और अल्फा बीटा के करस्पॉन्डिंगली इसकी वैल्यू को मैनिपुलेट कर लेंगे, और जो अल्फा बीटा आएंगे उसको हम चेक भी कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका होता है 3D में प्लेन से। इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि प्लेन एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर दें, तीनों के तीनों प्लेन ओवरलैप कर दे तो भी हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन देता है। तो जब मैं डेल्टा निकालूंगा बच्चा, डेल्टा बन जाएगा 3 2 1 1 अल्फा 2 बीटा -1 और 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास अल्फा बीटा में एक रिलेशन आ जाना चाहिए, वो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ
अल्फ़ा प्लस 2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ ये गया 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस बीटा टाइम्स ऑफ, ठीक है, बीटा लिखा हुआ है ध्यान रखना, ये गया, तो दैट इज कम आउट टू बी 4 माइनस अल्फ़ा विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ जा रहा होगा, ठीक है, तो वो बन जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा 6 माइनस 3 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देंगे। क्योंकि मैं थोड़ा लकी था इस क्वेश्चन को करते वक्त, मैं क्या लकी था वो आपको बता रहा हूँ और आपको भी ध्यान होना चाहिए। मुझे अल्फ़ा बीटा निकालना तो इनफाइनिटी मैंने सोल्यूशन होल्ड कर रहा है और आंसर आना है, क्योंकि कोई नन ऑफ दीज नहीं था तो मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। मैंने डेल्टा 2 निकाला जब, ठीक है, तो डेल्टा 2 क्यों निकाला उसका रीज़न बता, क्योंकि इसमें अल्फ़ा बैठा था, मैं अल्फ़ा को एलिमिनेट करना चाह रहा था, तो मैंने 3 2 1 लिखा, ठीक है, 3 माइनस 3 और 4 लिखा और बीटा माइनस 1 और 1 लिखा और 0 लिखा। तो देखो ध्यान से यहाँ से सीधे बीटा मेरा आ गया, सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफिकेशन में छोड़ रहा हूँ, और बीटा की वैल्यू सीधे आती है 6/11। जैसे बीटा आया उसको मैंने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ से अल्फ़ा निकाल दिया और हमारा अल्फ़ा आ गया सॉल्व करके बच्चा माइनस का 19/9। मैं सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, नॉट अ रॉकेट साइंस सिंप्लीफिकेशन। कुछ ट्रिक होती, कुछ कंसेप्ट होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ इसमें ट्रिक क्या लगाई या मैं बोलूँ कंसेप्ट क्या लगाया। मेरे पास इस इक्वेशन में यहाँ पे अल्फ़ा बैठा हुआ था और मुझे इनफाइनाइट सोल्यूशन चाहिए तो मैंने इसी वाली लाइन से अल्फ़ा को गायब करना चाहा। अल्फ़ा को गायब करना चाहा तो मैंने कॉन्स्टेंट वाले टर्म्स को उठा करके यहीं पटक दिया। तो जैसे पटक दिया वैसे हमारा बीटा आ गया, अल्फ़ा आ गया, दोनों की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया और जैसे इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका जो फाइनल आंसर निकल के आया दैट इज कम आउट टू बी 31 और जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर 1, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट बताया मैंने इसमें वो ध्यान रखना। आपके पास अगर कभी वेरिएबल गिवन होते हैं, कुछ ऐसा पूछता है तो थोड़ा ध्यान रखना कि हम वेरिएबल को डायरेक्टली कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दैट इज द की स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, 11 क्वेश्चन है, एक ठीक क्वेश्चन है, सिंपल सा पैराबोला का क्वेश्चन है कोनिक सेक्शन में। मैं इसको मीडियम प्लस लिख रहा हूँ, ऐसे है तो मीडियम में भी है क्योंकि मैं इसको एक प्रॉपर्टी से करूँगा। उसे क्या बोला वो समझना। उसने बोला एक फोकल कॉर्ड दे रखी है, एक पैराबोला दे रखा है, ठीक है। तो एक पैराबोला दे रखा है, उसकी एक फोकल कॉर्ड दे रखी है, मतलब फोकस से पास करने वाली कॉर्ड दे रखी है। उस कॉर्ड का नाम उसने PQ रखा हुआ है, उसका फोकस ये दे रखा है और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, शायद करेक्ट है, ठीक है। और उसने बोला इफ द सर्किल हुज वन डायमीटर इज PS को डायमीटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ किया उसने, PS को डायमीटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ किया। आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर मैं लगनीरा मान लेना सर्किल है, PS को ड्रॉ करते हुए अगर कोई हम सर्किल ड्रॉ करते हैं, डायमीटर मानते हुए कोई सर्किल ड्रॉ करते हैं तो उसको किसी पॉइंट पे टच करता है। मान लो मैं इस R पॉइंट को लिख रहा हूँ, उसने इस R का कोऑर्डिनेट ये Y पूछा है। एक प्रॉपर्टी होती है, हाईलाइट होती है, मैं बोलूँ पैराबोला के अंदर, कि अगर हम इस पैराबोला पे इस पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट यहीं से पास करती है। दैट इज द हाईलाइट प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला। प्रूफ मैं दूंगा नहीं क्योंकि टाइम नहीं है, ठीक है। नहीं पता तो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो अगर मेरा P आ जाएगा तो मैं अल्फा निकाल दूंगा। तो P निकालने के मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। तो लाइन PS की मैं इक्वेशन लिखूंगा, फोकस से पास करेगी, फोकस इसका दे रखा है 1,0, तो ये बन जाएगी y इक्वल्स टू स्लोप दे रखा है √3 टाइम्स ऑफ x - 1। इस लाइन को मैं पैराबोला के साथ सॉल्व करूंगा। पैराबोला हमें गिवन था y² इक्वल्स टू 4x। जब मैं दोनों को सॉल्व करूंगा तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 1/√3 सॉल्व कर लेना और एक आएगी x इक्वल्स टू 3। 1/3 आती, नॉट √3, ठीक है। एक 1/3 आएगी शायद और एक 3 आएगी, 1/3 आती है और एक 3 आती, परफेक्ट है। अब जिस हिसाब से फोटो खींची गई उस हिसाब से 1 से पीछे तो आ ही नहीं सकती, तो जो P का कोऑर्डिनेट है वो ये दे देगा। तो यहाँ से P इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चा 3, अब इस पॉइंट को पैराबोला पे रख देंगे तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 2√3। अब इस P पॉइंट पर अगर मैं इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिख दूं, पैराबोला की टेंजेंट एट द पॉइंट P, तो होती है y/1 2√3y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x + x1 दैट इज x + 3। y/1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x + x1, ठीक है। अब अल्फा निकालने के लिए मैं x को 0 पुट कर देता हूँ। तो जैसे मैं x को 0 पुट करूँगा वैसे यहाँ से अल्फा निकल के आ जाएगा, 2√3 कट जाएगा, तो दैट इज कम आउट टू बी √3। उसने आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ 5α², तो 5α² की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। अगर अल्फा की वैल्यू √3 है तो 5α² शुड बी कम आउट टू बी 15 और अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा आपका आंसर नंबर 1। तो प्रॉपर्टी, अगर आपको पैराबोला की प्रॉपर्टी याद है तो दिस क्वेश्चन इज वेरी फास्ट टू कैलकुलेट, ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चन तक।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। एक एलिप्स का क्वेश्चन आया है ये, ठीक है। कंसेप्ट वाइज सिंपल है, मैं इसको मीडियम ही लिखूंगा, आप चाहोगे तो इसको मीडियम प्लस लिख सकते हो, वैसे तो मैं इजी लिख सकता था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये समझते हैं। उसने बोला एक एलिप्स दे रखा है, ठीक है, केयरफुली देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके दोनों फोकस दे रखे हैं और एक पॉइंट एज्यूम कर लिया उसने, एस और एस डैश दे रखा, पी एज्यूम कर लिया। तो पहले उसने एस पी इंटू एस ई की वैल्यू मांगी आपसे। तो एस पी इंटू एस पी डैश की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है। एस पी इक्वल टू लिख सकते हैं पी टाइम्स ऑफ M1, इसको लिख सकते हैं पी टाइम्स ऑफ M2। होपफुली ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। और पी M1 का मतलब होता है, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट वाइज लिख देता हूँ a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, और इसको लिख देता हूँ a e कॉमा 0, है ना। a और e सब निकाल देंगे अपन। a स्क्वायर की वैल्यू 18 दे रखी है, b स्क्वायर की वैल्यू 9 दे रखी है। यहाँ से अगर हम e निकालना चाहेंगे तो e आ जाएगा अपने पास 1 माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर बेस का 1/2 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा a माइनस का सॉरी p से m1 का डिस्टेंस हो जाएगा a बाई ई माइनस का a cos थीटा, है ना, और ये हो जाएगा a बाई प्लस का a cos थीटा। जब इन दोनों को इंटरप्रेट करेंगे यहाँ से तो अपने पास आ जाएगा बच्चा a टाइम्स ऑफ a स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस e cos थीटा इंटू 1 प्लस e cos थीटा, है ना। तो यहाँ से बन जाएगा a स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बस खत्म। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को, मान लो मैं इस एक्सप्रेशन को a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो a की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ये, और a की मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब ये। मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए इस वाली क्वांटिटी को मिनिमम होना पड़ेगा, ये 0 हो सकता है, यानी कि a स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। और मिनिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, ये मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो वो a स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो a स्क्वायर की वैल्यू उसने 18 दे रखी है, और a स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर मतलब b स्क्वायर हो गया, 10 की वैल्यू 9 आ जाएगी। उसने पूछा इन दोनों का सम बता दो, तो अल्टीमेटली जो सम निकल के आ जाएगा, दैट सम शुड बी कम आउट टू बी 18 प्लस 9 27। जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चा, दैट इज आंसर नंबर 2। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। इसमें क्या है, एक फंक्शन क्यूबिक फंक्शन जो है हमें गिवन था बेटा, और हमको बोल रहा है कि a पॉजिटिव है, और साथ ही साथ में इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ अटेन करता है, वो वैल्यूज है p और q। मतलब x की वैल्यू p है जब इसका लोकल मैक्सिमा आता है, और x की वैल्यू q है जब इसका लोकल मिनिमा आता है। साथ ही साथ में एक इक्वेशन हमें दे रखी है p स्क्वायर इज इक्वल टू q, तो हमें f ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमा और मिनिमा का बेस क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि कभी भी हमें मैक्सिमा या मिनिमा के पॉइंट्स अगर फाइंड करने हैं तो इसका मतलब हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके डेरिवेटिव 0 करना है। देखते हैं इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, 6x स्क्वायर माइनस 18 टाइम्स ax प्लस 12a स्क्वायर को हमें 0 करना है। आप देख सकते हैं इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे हम, तो x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। So you can see easily the two factors. The factors here are x is equals to a and x is equals to 2a, right? वैसे तो मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट हम डबल डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हैं, बट ये इजी है क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो हम जानते हैं अगर क्यूबिक का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस के रिलेटिवली हम बढ़ाएंगे तो इस तरह से आएगा। मतलब पहले मैक्सिमा का पॉइंट आएगा और फिर इसमें लोकल मिनिमा का पॉइंट आएगा, और क्योंकि a पॉजिटिव है तो a की वैल्यू 2a की वैल्यू से पक्का कम होगी। तो इसका मतलब लोकल मैक्सिमा अकर्स एट p, तो p की वैल्यू तो बेटा a हो गई, और लोकल मिनिमा जो q था उसकी वैल्यू 2a हो गई। और आपको दे रखा है p स्क्वायर इज इक्वल्स टू q, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। नाउ a कांट बी 0, सो द वैल्यू ऑफ a कम्स आउट टू बी 2। इजी है ना। a की वैल्यू 2 जैसे ही हमारे पास आई, अब हमें क्या पूछा गया है, f ऑफ 3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, f ऑफ 3 में x की जगह 3 और a की जगह 2 रखकर वैल्यूज निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस a को 2 रखेंगे तो ये 18 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू a का स्क्वायर इज 4 और x की जगह 3 प्लस 1। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करके देखेंगे बेटा, कैलकुलेशंस देख लेंगे, कैलकुलेशन कोई ज़्यादा टफ है भी नहीं, तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा दैट आंसर इज 37। दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है और इजी क्वेश्चन है।
ऑलमोस्ट सबसे ये टैकल हो जाना चाहिए था, जिसने भी किया है या आगे जो बच्चे देख रहे हैं आगे के लिए, तो उनके लिए भी आप क्वेश्चन बिना सोल्यूशन के भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एसएनपी का है, और अगेन ये भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखते हुए आप करेंगे तो इसको इजीली टैकल कर सकते हैं। A1 A2 A3 ये सारी टर्म्स एक AP में दे रखी हैं, और हमें इस सिग्मा की वैल्यू -72/5 A1 दे रखी है। K को आप 1 रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, सबसे पहले A1 प्लस A3 प्लस A5 एंड सो ऑन अप टिल A23, मतलब हमें ऑड टर्म्स ऑफ AP है ना, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ अप टिल ऐसी 12 टर्म्स है, और इनका सम हमें कितना गिवन है बेटा, -72/5 टाइम्स ऑफ A1। तो अगर मैं AP का सम लिखना चाहूँ, दैट इज n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस उसकी n-1 कर लेते हैं, n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस D। मैं कॉमन डिफरेंस D अगर मान रहा था, मतलब ये A1 था, ये A1 प्लस D होगा, तो जो A3 होगा वो A1 प्लस 2D हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे 2-2 के गैप में टर्म्स थी तो इसलिए कॉमन डिफरेंस बेटा AP का कितना आएगा, 2D, और यहाँ से हमें वैल्यू दे रखी है -72/5 टाइम्स ऑफ A1, राइट। तो ये 12 2 से कैंसिल हो गए 6 आ जाएगा, 6 यहाँ से भी आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 12 आ जाएगा, तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी 5 टाइम्स ऑफ A1 प्लस 110 टाइम्स ऑफ D इज इक्वल्स टू -12 टाइम्स ऑफ A1, करेक्ट। तो 12 5 17 टाइम्स ऑफ A1 इज इक्वल्स टू 17 टाइम्स ऑफ A1 इज इक्वल्स टू 6 था ना यहाँ पे, 5 टाइम्स A1 6, 72/5 आई थिंक 12 -12 A1 इज इक्वल्स टू 100 एंड यहाँ पर देखें कुछ कैलकुलेशन, यार ये 2 का फैक्टर गया ना यहाँ पे, ये 2 आएगा बेटा, है ना, 2 टाइम्स ऑफ A1 आएगा, तो ये कितना हुआ 5 10 हो गया यहाँ पर, है ना, 10 टाइम्स ऑफ A1 प्लस दिस, तो ये टोटल हो गया कितना 22 टाइम्स ऑफ A1 इज इक्वल्स टू -110 टाइम्स ऑफ D, ठीक है। तो 11 2 11 10 तो A1 इज इक्वल्स टू -5D, ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है बेटा, हमारे पास एक रिलेशन आ गया A1 इक्वल्स टू -5D, और साथ ही साथ में हमें 1 से लेके n टर्म्स का जो सम है दैट इज n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस D, ये 0 दे रखा है, ऑफकोर्स n/2 तो 0 हो नहीं सकता है। अच्छा, और यहाँ पर अपन अब क्या कर सकते हैं, A1 की जगह -5D लिख सकते हैं, तो ये टोटल हो जाएगा -10 टाइम्स ऑफ D प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 0, D भी यहाँ से हटा देते हैं, तो n-1 की वैल्यू 10 हो गई, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 11 आ गई। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, n की वैल्यू क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है 11, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया n इक्वल टू 11, ओके। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 3D का क्वेश्चन है। 3D के आप जानते हैं वेक्टर 3D के हर पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस मिनिमम है जो आपको हर पेपर में मिलेंगे। लेट द वर्टिसेस Q and R ऑफ ट्राइंगल PQR लाई ऑन द लाइन, ठीक है, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के 2 वर्टेक्स हमको बोल रहा है कि इस लाइन के ऊपर लाई करती हैं, ये Q पॉइंट मान लेते हैं और ये R पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में ट्राइंगल का कहीं एक P पॉइंट भी होगा। अच्छा, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 0, 2, 3, और QR की जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 5 यूनिट्स ये लेंथ हमको दे रखी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल अगर m/n की फॉर्मेट में है तो इनमें से कौन सा आंसर m और n में सही रिलेशन होगा, ये चेक करना है। तो देखिए इसको करने का जो थोड़ा सा इजी तरीका लगता है मेरे को वो ये रहेगा कि हम क्या कर सकते हैं, अगर P से, क्योंकि देखो हमें ट्राइंगल का बेस की लेंथ तो पता ही है, तो अगर मेरे को ये हाइट पता चल जाए किसी तरह h, तो शायद मेरा काम आसान हो जाए। तो ये हाइट मतलब मैंने P से इस गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लेता हूं कि ये m पॉइंट था, तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं इस लाइन पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान सकता हूं। कैसे मान सकता हूं भाई, अगर मैं इसको रेशियो को लैम्डा मान लूं तो आई कैन एज्यूम द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m एज कितना बेटा, 5 लैम्डा -3 2 लैम्डा +1 3 लैम्डा -4। सही है बेटा, लैम्डा की टर्म्स में, एक वेरिएबल की टर्म्स में मैंने ये पॉइंट मान लिया। अच्छा, इस लाइन के पैरेलल मुझे एक वेक्टर के डियास पता ही है, वो कितने आ रहे हैं, 5, 2, 3 आ रहे हैं। तो अगर मैं ये वाला वेक्टर निकाल लूँ,
इफ आई कैन फाइंड दिस वेक्टर, तो इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं कर दूंगा 5 2 3 के साथ तो 0 होगा। तो मैं कौन सा वेक्टर निकालना चाह रहा हूं, एम पी वेक्टर। क्लियर, एम पी वेक्टर कितना होगा भाई, एम पी वेक्टर हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस 3, ठीक है ना, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो। तो 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 2 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। और इस वेक्टर का, इस गिवन वेक्टर, ये इसको अपन थोड़ी देर के लिए कोई ए वेक्टर मान लेते हैं। तो एम पी वेक्टर जो है इसका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ 0 होगा, क्योंकि ये मैंने 90 डिग्री पे माना था। तो डॉट प्रोडक्ट अगर अपन करें तो 5 इंटू दिस करेंगे तो 5 5 25 लैम्डा माइनस 15, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लैम्डा माइनस 2, और 3 से करेंगे तो 9 लैम्डा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं कितना है, 25 एंड 4 29, 29 एंड 9 38 लैम्डा इज इक्वल टू 15 और 2 17, 17 और ये करेंगे तो ये 38 ही आ रहा है। तो यहाँ से लैम्डा की बढ़िया सी वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी बच्चों, 1। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो इसका मतलब हमारे पास बेटा एम पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। एम पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स है, लिख लेते हैं। लैम्डा को 1 रखेंगे तो 5 माइनस 3 2, कॉमा लैम्डा को 1 रखा तो 2 प्लस 1 3, और लैम्डा को 1 रखा तो माइनस 1। ये हमारे पास एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो क्या मैं हाइट यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ? अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था। तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 16 हो गया, राइट। तो ये टोटल कितना हो गया बेटा, √21 आ गया, ठीक है। हाइट हमारे पास √21 आ गई। तो अब अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कोई पूछे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना आएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ बेस जो है क्यू आर लेंथ 5 दे रखी है और हाइट आ गई हमारे पास √21, और क्वेश्चन के हिसाब से ये वाली वैल्यू m बाय n के इक्वल है, विच इज 5 √21/2। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2m माइनस 5n √21 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही। ऑप्शन मैच करा लीजिए, 2m माइनस 5 √21n किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये लिखा है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 3, 2m माइनस 5n √21। ओके, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है न्यूटन्स फॉर्मूला पे बेस्ड, राइट। किस पे बेस्ड है, न्यूटन्स फॉर्मूला। और अगर हम इसमें थोड़ा सा मतलब अगर ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं तो काफी लेंदी लग सकता है आपको ये, जबकि ये इतना लेंदी है नहीं, बहुत क्विकली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चा लोग। और न्यूटन्स फॉर्मूला बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, काफी मेंस में पूछा भी जा रहा है ये। तो हमें क्या गिवन है, पी एन इज अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी रूट्स अल्फा 1 बाय बीटा है वो हमें फाइंड करनी है। P10 P9 P8 P1 की वैल्यू दे रखी है। देखिए P1 हमें दे रखा है, इसका मतलब आपको P1 मतलब n को 1 रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1 है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। हम जानते हैं कि हम एक क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, अगर हमें न्यूटन फॉर्मूला से सोचना है तो a टाइम्स ऑफ पी एन प्लस बी टाइम्स ऑफ पी एन माइनस 1 प्लस सी टाइम्स ऑफ पी एन माइनस 2 हम जानते हैं 0 होता है, जहां पर अल्फा बीटा किसके रूट्स होते हैं, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं अल्फा बीटा। तो अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं और इन अल्फा बीटा की हेल्प से अपन एक इस तरह का एक्सप्रेशन p ऑफ n डिफाइन करते हैं, तो p ऑफ n इस रिलेशन को ट्रू होल्ड होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर ढंग से ऑब्जर्व करें तो आपको देखो एक बहुत ही फास्ट जो है चीज ऑब्जर्व हो जाएगी बेटा। क्या है वो वाली ऑब्जर्वेशन कि अगर हम P10 की वैल्यू देखें जो कि है 123, तो ये वाली वैल्यू P9 प्लस P8 की वैल्यू के बराबर आ रहा है, विच इज 76 प्लस 47। इसका मतलब P ऑफ 10 माइनस P ऑफ 9 माइनस P ऑफ 8 0 है। अब अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो आप बोल सकते हैं A की वैल्यू 1 होगी, B की वैल्यू -1 होगी और C की वैल्यू -1 होगी। इसको अगर आप इस क्वाड्रेटिक में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी बेटा x² माइनस x
-1 इज इक्वल टू 0 जिसके की रूट्स हैं अल्फा बीटा। अब देखिए ये हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, हमने पहले निकाला था P ऑफ 1 क्वेश्चन में गिवन था अल्फा प्लस बीटा 1, तो क्या इसका सम ऑफ द रूट्स 1 आ रहा है? बिल्कुल सही है, इसका सम ऑफ द रूट्स 1 आ रहा है। हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम इसमें सिर्फ x को 1/x से रिप्लेस कर देते हैं, तो जो हमारी नई क्वाड्रेटिक आएगी वो 1 - x - x² इक्वल टू 0 आएगी, या फिर आप उसे x² + x - 1 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। x² + x - 1 अगर आप चेक करें ऑप्शन नंबर 4 में आपको ये लिखा हुआ दिखेगा, तो इसका सही आंसर कौन सा है बेटा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो अगर कुछ बच्चे क्या होता है P1 की हेल्प से P2, P3, P4, P5, P6 ऐसे रिलेशन, एक रेफरेंस रिलेशन बना के करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पर अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया तो इससे हम बहुत फास्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ओके बच्चा लोग, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिमिट्स का क्वेश्चन है और ये इजीली टैकल आप कर पाएंगे यदि आपको वन स्पेशल लिमिट याद है, जो कि होती है, मैं याद करा देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x माइनस x अपॉन x³। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चा लोग? इसकी वैल्यू होती है -1/6। एक्चुअली क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये जो लिमिट है ये 3 के बराबर है। आप अगर ये लिमिट याद नहीं है तो लॉपिटल से भी जा सकते हैं, सीरीज एक्सपेंशन से भी जा सकते हैं, पर अगर आपको ये सब स्पेशल लिमिट्स के फॉर्मूले याद हैं तो बहुत फास्ट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे हम देखते हैं बच्चा। नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में sin 2x माइनस बीटा x, तो इस लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए कंफर्म है कि बीटा की वैल्यू 2 हो, तभी ये एक सही इंडिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और इसको मुझे डिवाइड किससे करना है? यहाँ जो भी इनपुट होता है x था तो उसके क्यूब से, यहाँ इनपुट 2x है तो उसका क्यूब कितना होगा? 8x³। मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई भी करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ में मेरे पास x² साइन अल्फा x लिखा हुआ था, इसको भी मैं एडजस्ट करने के लिए अल्फा x एक मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकता हूँ। और देखा जाए तो गामा -1 e⁻x² का टर्म ये बचा हुआ था। अब अगर ये जो x³ है, ध्यान से देखिएगा, ये जो x³ है ये तो स्पेशल लिमिट बनी गई बेटा, इस x³ से मैं डिवाइड करूं तो ये देखिए ये वाला जो x³ है ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में यहाँ x³ आ जाएगा। अब इस लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 की अगर हम बात करते हैं, इसके एग्जिस्ट करने के लिए देखा जाए तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी क्योंकि ये लिमिट 1 होती है। यहाँ एग्जिस्ट करने के लिए ये श्योर हो गया है बेटा कि गामा -1 एग्जैक्टली 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 नहीं हुआ तो नॉन 0 अपॉन 0 अगर कर देंगे तो वो डिफाइन नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब गामा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब जो बचा हुआ टर्म है वो हम देख लेते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास अल्फा बचा था, डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 × -1/6 बचा था, जिसकी की वैल्यू हमें 3 गिवन थी। तो इसका मतलब हमारे पास अल्फा अगर हम देखें तो 6 अल्फा अपॉन 8 इज इक्वल्स टू -3 आ रहा है। 3 × 2 = 6, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से -4 निकल के आ जाती है। अल्फा बीटा गामा सब हमारे पास आ गया, वैल्यूज रख देते हैं। बीटा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू 1 और अल्फा की -4, तो -/+4, तो टोटल ओवरऑल आंसर अगर आप जोड़ेंगे तो आंसर 7 मिलेगा, जो कि लिखा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है बेटा? ऑप्शन नंबर 1। ओके, ओके बच्चा लोग, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये अपन पीएनसी में पढ़ते हैं बेटा, डायरेक्ट स्टार्टिंग के ही लेक्चर्स में कंसेप्ट आता है। द लार्जेस्ट n इज अ नेचुरल नंबर सच दैट 3 raised to the power n डिवाइड्स 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल को अगर 3 की पावर n से डिवाइड होना है तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? बेसिकली हम जानते हैं कि हम 50 फैक्टोरियल को 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 5 की पावर r एंड सो ऑन, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें ये निकालना है कि 50 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके 50 तक के नंबर्स में 3 के कितने मल्टीपल्स, 3 की कितनी टर्म्स हैं, ताकि 3 × 3 × 3 बार बार मल्टीप्लाई होकर जो पावर बनेगी दैट विल बी द मैक्सिमम पावर। और ये करने का बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट वे होता है कि हम देख लेते हैं भाई 50 नंबर्स में 3 के कितने मल्टीपल्स हैं। तो जब आप 50 को 3 से डिवाइड करेंगे, 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा? 3 × 1 = 3, 2 3 6 = 18, 16 टर्म्स तो 50 के मल्टीपल्स मिलेंगे, राइट। अच्छा, 9 के मल्टीपल्स कितने मिलेंगे? 16 को फर्दर 3 से डिवाइड कर दें और ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लें
तो 5 टर्म्स मिलेंगे। 5 को फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हम 27 के मल्टीपल्स निकाल सके, तो एक मल्टीपल और मिल जाएगा। तो इफेक्टिवली 3 की टोटल पावर्स कितनी मिलेंगी, 16 प्लस 6 दैट इज 22 इफेक्टिव पावर्स मिलेंगी। तो इसका मतलब n की जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई वो 22 हो गई। 22 से कम 3 की कोई भी पावर होगी तो 50 फैक्टोरियल डिवाइड हो गई, पर इसलिए क्वेश्चन ने n की लार्जेस्ट वैल्यू पूछी थी, तो n की लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है, 22। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 22 विच वाज रिटन इन ऑप्शन नंबर 1। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है मैट्रिसेस का क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ऐसे सोचा जाए तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं बच्चों, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, फोकस रखना है, हम कर पाएंगे इसको सॉल्व। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए रियल नंबर है, ए एक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, और हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्वेश्चन में गिवन है दैट इज -4। साथ ही साथ में हमें बोला है ए प्लस आई मैट्रिक्स ये है। तो पहली बात, सबसे पहली बात, अगर a प्लस आई मैट्रिक्स हमें पता है तो यहाँ से हम यार a मैट्रिक्स तो निकाल ही सकते हैं। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं विद दिस। आइडेंटिटी इज डायगोनल कंटेन्स 1 1 1, रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। तो डायगोनल की एंट्रीज में से 1 1 1 एलिमेंट कम कर देते हैं, तो इट विल बिकम 0 a 1 2 0 0 a 1 1। दिस इज मैट्रिक्स a। क्लियर है क्या बच्चों लोग? अब अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया तो हम इसका डिटरमिनेंट भी सॉल्व कर ही सकते हैं। तो आप इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए इसका एक्सपेंशन कर दीजिए। कैसे भी एक्सपैंड कर सकते हैं। लेट से मैंने इसको रो 2 से, क्योंकि यहाँ मुझे 0 दिख रहे थे, ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया। यहाँ साइन माइनस आता है तो मैं -2 लिखूंगा। -2 के साथ क्या आएगा, ये रो एंड कॉलम जाएगा तो a -1 आएगा। So the value of determinant is -2a plus 2, which according to the question is equals to -4. So -2a is equals to -6. So the value of a is coming out to be 3. a की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली कि वो 3 आ रहा था। ठीक है, अब हमें देखिए ध्यान से किसका डिटरमिनेंट दे रखा है बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस 1। अब a तो 3 था ही भाई, a की वैल्यू तो 3, a को 3 रख देता हूं तो 4 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस a। अब आप देखिए कितना सिंपल हो गया, कितने अनगिनत पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आपने जरूर प्रैक्टिस करे होंगे यार, है ना। तो यार एडजॉइंट हम जानते हैं मैट्रिक्स है एक। मैट्रिक्स अगर एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर डिटरमिनेंट ले रहे हैं तो 4 कितनी बार बाहर आएगा बच्चों, उसके ऑर्डर जितना 4³ बाहर आ जाएगा, और ये डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट 2a रह जाएगा। एडजॉइंट का डिटरमिनेंट हम जानते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स रेज टू द पावर n-1, n ऑर्डर 3 था तो स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 फिर मैट्रिक्स है, उसके डिटरमिनेंट में से 3 बार बाहर आएगा तो 2³ का स्क्वायर। 2 3 बार बाहर आया, 3 रोज थी तो 2³ का स्क्वायर, तो 4³ इंटू 2³ का स्क्वायर 2 की पावर 6 इंटू डिटरमिनेंट a का होल स्क्वायर। सो दिस इज 4³ इंटू 2 की पावर 6 सॉरी इंटू -4 का स्क्वायर, दैट इज -4 4 स्क्वायर। तो 2 की टोटल पावर कितनी होगी, 2 की पावर 6 और 6 12, 12 और 4 16, 2 की पावर 16 हो गई। और क्वेश्चन के हिसाब से हमें इसे 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n की फॉर्म में लिखना था। 3 की कोई पावर नहीं है तो 3 रेज़ पर 0, मतलब m की वैल्यू हो गई कंपेयर करने पे 16 और n की वैल्यू हो गई 0। क्वेश्चन में गिवन है m एंड n जो है वो बिलोंग करते हैं 0 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स में से कुछ हो सकता है। तो फाइनली m प्लस n हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों, 16 आंसर हो गया। 16 is written in option number 2. So this is the correct answer of this question. Okay. Okay students, next question now. हाइपरबोला का क्वेश्चन था बेटा और बहुत इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन। मतलब ये तो क्वेश्चन आपको वहाँ अटेम्प्ट करना ही चाहिए, दिख ही जाना चाहिए कि यार ये तो हमें करना ही है। क्या बोला है जल्दी से अपन देख लेते हैं। वो बोल रहा है लेट वन ऑफ द फोकस ऑफ द हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला हमें दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं √10, 0। तो हम जानते हैं यार AE, 0 फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और ये हमें क्वेश्चन में √10, 0 दिया हुआ है। तो सीधा सीधा AE की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई √10 एंड द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, करस्पॉन्डिंग मतलब जो फोकस दिया है उसी के नजदीक उसके पास वाली जो डायरेक्ट्रिक्स है वो 9/√10 है। तो हम ये भी जानते हैं भाई ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है A/E x = A/E होता है, जो कि आपको 9/√10 दे रखा है। बहुत बढ़िया, दो इक्वेशंस बन गई AE और A/E, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास A² की वैल्यू तो यहाँ से 9 आ गई, और अगर A² की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई तो यहाँ से एसेंट्रिसिटी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, जो कि आप देखना √10/3 आएगा। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली A² और E की वैल्यू आ गई।
अब ए स्क्वायर ई क्या आती है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है लेट ई एंड एल रेस्पेक्टिवली आर इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, एंड एल बी द लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम, तो लेटस्ट रेक्टम का फॉर्मूला हम जानते हैं बच्चों 2b² बाय ए होता है। अब आप कहेंगे बी स्क्वायर कहां से आता है, तो यार हम जानते हैं ई स्क्वायर इज 1 + b² बाय ए स्क्वायर, ई स्क्वायर भी पता है ए स्क्वायर भी पता है, तो बी स्क्वायर भी आ ही जाएगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आप उठा के रखिए, ए की वैल्यू हमें पता ही है, रख के जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 16, और 16 लिखा है बेटा ऑप्शन नंबर 4 में, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हो जाना चाहिए था। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्कल्स का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यू हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट मतलब मॉडुलस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स, दो सर्कल्स के जो रेडियाई हैं उनके स्क्वायर्स के डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो जो सर्कल है वो एक पॉइंट से तो पास कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में दो लाइंस को टच भी कर रहे हैं। अगर आप लाइंस को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों लाइंस तो परपेंडिकुलर लाइंस हैं भाई। लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर, x + y = 3 एक लाइन की इक्वेशन है, और x - y = 3 एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भाई जो सेंटर होता है वो ये जो दो टैंजेंट्स हो गई मतलब, और ये टैंजेंट 90 डिग्री पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा ही करेगा। तो इन दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से दोनों लाइंस इक्वली इंक्लाइंड है, एक की स्लोप 1 एक की स्लोप -1, एक 45 डिग्री एक 135 डिग्री, तो इसका जो सेंटर होगा कंफर्म वो या तो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे लाई करेगा ही करेगा। लेट अस एज्यूम दैट a,0 सेंटर था इसका, और साथ ही साथ में जो सर्कल है ये किस पॉइंट से पास कर रहा है भाई, ये पास कर रहा है -9,4 से भी। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, a,0 से किसी भी, इन दोनों में से किसी भी एक लाइन के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी रेडियस होगा, और -9,4 से जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस होगा, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं। तो a,0 से लेट से मैं ये डिस्टेंस इक्वेट करता हूं, तो ये कितना आएगा बेटा, a-3/√2 का मॉड आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू इक्वल होगी इन दोनों के बीच में, दैट इज a + 9 का होल स्क्वायर + 16 का अंडर रूट, राइट। अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको a - 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 = a² + 81 + 18a + 16 के बराबर मिलेगा, राइट। अब आप चेक कर लीजिए, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, यहाँ से अपन क्वाड्रेटिक बनेगी 2a² - a² आ जाएगा a², राइट। 18 2 जा कितना आएगा 36, और 36 में 6 और जुड़ जाएगा तो +42a आएगा, और कांस्टेंट और एडजस्ट करके देख लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है टोटल 97 × 2, 97 × 2 194 आएगा, एंड 194 में से 9 खत्म कर देंगे, तो 194 में से 9 कम करेंगे 185, करेक्ट, = 0। इसके आप फैक्टर्स बनाएंगे इजीली, आपको इधर a की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक a की वैल्यू आपको मिलेगी -37 बेटा, और एक a की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी -5। -37 एंड -5 आर द टू वैल्यूज ऑफ a। नाउ अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ a, अगर हम a को -37 रखेंगे तो यहाँ से आपको एक रेडियस की वैल्यू मिलेगी 20√2, a रख दीजिए, है ना, a रख दीजिए यहाँ पर, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 20√2, और a की वैल्यू अगर -5 रखेंगे तो दूसरा जो सर्कल मिलेगा उसका रेडियस आपको मिल जाएगा कितना, 4√2। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, r1² - r2² स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करिए, उसका मॉडुलस ले लीजिए, इजीली आपके पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 768। इंटीजर टाइप, न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन है उसमें ये पहला क्वेश्चन था, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 768। चलिए ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक फंक्शन दिया गया है जो r से r पे थ्राइस डिफरेंशिएबल ऑड फंक्शन है। अब इसका क्या यूज है ये तो अभी अपन देख लेंगे कि इसका क्या यूज है। साथ ही साथ में वो एक कंडीशंस कुछ हैं उनको सेटिस्फाई करता है। डेरिवेटिव पॉजिटिव है, और आई डोंट नो सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये f'(x) है, f'(x) = fx, साथ ही साथ में f(0) और f'(0) की वैल्यू दे रखी है। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो जो टेक्निक है वो ये है कि आप इसको दोनों साइड f'(x) से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा f'(x) × f'(x) = fx ×
f dash x and now you can integrate both the sides with respect to x, that is यहाँ dx हमने लगा दिया। तो जैसे ही हम इसको अब इंटीग्रेट करेंगे बच्चा लोग, तो आप देख सकते हैं अगर f डैश x को t माना तो f डबल डैश x dx dt जाएगा, तो ये t dt लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई, f डैश x का होल स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। दूसरी साइड भी आएगा, मैं 2 एडजस्ट करके कट कर दे रहा हूँ। ऐसे ही इसमें fx को u माना तो f डैश x dx du हो गया, तो ये u स्क्वायर मतलब f स्क्वायर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है, उसको मैंने c मान लिया। ठीक है, अब हमें कुछ कंडीशंस दे रखी है। मैं अगर इसमें x को 0 रख देता हूँ तो f डैश 0 बनेगा, f डैश 0 3 था तो ये 9 हो गया, एंड f ऑफ 0 0 था तो c की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। सो बेसिकली इक्वेशन आ गई f डैश x जो हो गया वो हमारे पास हो गया रूट ओवर 9 प्लस f स्क्वायर x। अब बच्चे यहाँ पे पूछेंगे कि सर ये आपने f जब रूट लिया तो प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, उसके लिए कंडीशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए आप f डैश x पॉजिटिव है, तो अगर f डैश x पॉजिटिव है तो माइनस रूट ओवर जो है वैल्यू नहीं हो सकती। अब इसको हम फिर से इंटीग्रेट कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल बन गया, कैसे, f डैश x होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 9 प्लस f स्क्वायर x का इंटीग्रल कर देते हैं dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dx। क्लियर है क्या? अब ये कौन सी फॉर्मेट है देखें आप, dt अपॉन, अगर fx वही t था तो ऊपर dt लिखा है, dt अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल अपन जानते हैं log mod x दैट इज fx प्लस रूट ओवर 9 प्लस f स्क्वायर x हो जाएगा बेटा, इज इक्वल्स टू x सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेट्स से लैम्डा ले लेते हैं, राइट। अगेन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0, x को 0 रखूंगा, f ऑफ 0 0 आएगा, f ऑफ 0 0 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा ln 3, तो लैम्डा कम्स आउट टू बी ln 3, लैम्डा कम्स आउट टू बी ln 3, राइट। इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, तो log ऑफ f प्लस रूट ओवर 9 प्लस f स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू x, तो f प्लस रूट ओवर 9 प्लस f स्क्वायर x इज इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज 3 टाइम्स e रेज टू द पावर x। इस तरह से हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है, राइट। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 9 टाइम्स f ऑफ ln 3 पूछा गया है, तो बेसिकली हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है भाई, fx फंक्शन फाइंड करना है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, अगर हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो 9 प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ स्क्वायर कट जाएगा, 9 अपॉन रूट ओवर 9 प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ विल कम आउट टू बी 3 की पावर एक्स, और द सेकेंड इक्वेशन दैट वील गेट इज फ्रॉम हेयर root over 9 plus f square minus f is 3e की power minus x. That is my second equation. So I'll subtract equation 1 and equation 2. What I'll do, I'll subtract equation 1 and equation 2. As soon as subtract, this root gets cancelled and f plus f twice बार add हो जाएगा, तो 2 times of f will become 3e raised to the power x minus 3e raised to the power minus x. ठीक है, आई होप आप देख पा रहे हैं, हमारे पास फंक्शन आ चुका है। अब हमारे पास अगर फंक्शन आ गया तो हम इसकी वैल्यू सॉल्व भी कर सकते हैं, राइट। हमसे पूछा जा रहा था 9 टाइम्स f ऑफ ln 3, तो हम यहाँ पर कर देते हैं f ऑफ ln 3 अगर हमें निकालना है तो x की जगह ln 3 रखना है, e रेज़ टू पावर ln 3, e रेज़ टू पावर ln 3 will become 3 माइनस e रेज़ टू द पावर ln e raised to power ln 3, 1 by 3 will become this value, so it is 9 minus 1 which is 8, और अपॉन 2 भी करना था, है ना, ये 2 टाइम्स की वैल्यू थी, 2 टाइम्स ऑफ दिस, सो f of ln 3 comes out to be 4, तो 9 टाइम्स f of ln 3 comes out to be 36, 9 4s are 36, so the correct answer of this question is 36। ओके बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, कई बार ये जो फर्स्ट स्टेप है यही हिट नहीं होता है। प्रैक्टिस करिए आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस की तो हो जाएगा, बट स्टिल इट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट। एंड कैलकुलेशन आपने देख लिया कैसे सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन भी है, अच्छा है, 2 बार स्टेप्स में आगे बढ़ना है वैल्यूज रख के, एंड फाइनली तब हमें आंसर इसमें मिलता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और अपन जनरली ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन से हमें क्या करना है, बॉक्स जो है वो लगा हुआ है किस फंक्शन के ऊपर, वो लगा हुआ है एक फंक्शन, मैं अलग से मान लेता हूँ 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1, दैट इज
e अपॉन e रेस टू द पावर x है ना, इस फंक्शन के ऊपर बॉक्स लगा हुआ है। तो हमें गिवन इंटरवल में, अच्छा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है बच्चों, x की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से e क्यूब तक, x वेरी कर रहा है 0 से e क्यूब तक। तो मुझे इस फंक्शन का रेंज देखना है 0 से e क्यूब में कहाँ तक वेरी कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं x को 0 रखता हूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, इट इज इक्वल्स टू e इज अप्रॉक्सिमेटली 2.71, तो इट्स मोर देन 2, एंड इफ आई पुट x एज e क्यूब, so it will become e upon e raised to the power e cube, which is definitely less than 1। दिख रहा है यार, ये वैल्यू 1 से कम होगी। तो इसका मतलब जो इस फंक्शन का अगर हम एक आर्बिट्रली एक रफली ग्राफ स्केच करें तो हमें दिख रहा है कि 0 से लेकर e क्यूब की बात करेंगे, 0 पर फंक्शन की वैल्यू e थी, तो इसका मतलब इसकी रेंज में 2 भी आया होगा और 1 भी आया होगा, है ना, e क्यूब तक पहुंचने से पहले पहले। तो ये 2 कब आया होगा, एक तो मुझे ये x चाहिए होगा, और एक ये 1 कब आया होगा, एक मुझे ये वाला x चाहिए होगा। इसको मैं x1 और x2 मान लेता हूं। तो पहले मैं यही कैलकुलेट कर लेता हूं कि मेरे ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 2 और 1 कब हुई होगी। तो हम चाहते हैं कि e अपॉन e रेस टू द पावर x हमें 2 मिल जाए, मतलब e रेस टू द पावर x1 बोल देता हूं, x1 इज e बाई 2, और x1 विल बिकम व्हाट, ln ऑफ e बाई 2। बहुत बढ़िया भाई। और सिमिलरली मैं ये भी चाहता हूं कि e अपॉन e रेस टू द पावर x2 की वैल्यू 1 कब हो जाए, मतलब e रेस टू द पावर x2 जो है उसकी वैल्यू e कब होगी, तो ये e होगी जब x2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, x1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट, करेक्ट। तो अब हमारे पास इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करने का रास्ता मिल गया। पहले मैं 0 से x1 कितना है बच्चों, ln e बाई 2, दैट इज 1 माइनस ln 2, और ये फंक्शन अगर आप देखेंगे तो ये 2 से e के बीच में जिसका की ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, तो ये 2 dx हो गया, प्लस अब 1 माइनस ln 2 से मैं 1 तक जाऊंगा। इस इंटरवल में अगर मैं आपको फंक्शन ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये रहा ग्राफ, तो इस फंक्शन की रेंज 1 से 2 के बीच में है, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा बेटा वो 1 हो जाएगा, और उसके आगे इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि फंक्शन 1 से कम हो गया, जिसका की बॉक्स करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन आपने किया 2x हो गया, लिमिट हमने रख दी, अपर लिमिट 1 माइनस ln 2, लोअर लिमिट 0 ही थी, प्लस इसका इंटीग्रेशन x हुआ, अपर लिमिट इज 1 माइनस 1 plus ln 2, right? This will be the final integration. So this comes out to be 2 minus 2 ln 2 plus ln of 2, which is finally 2 minus ln 2, right? अच्छा, according to the question, it is equals to alpha minus ln 2, तो कंपेयर करने पे हमें अल्फा की वैल्यू 2 मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं, आंसर 2 मार्क कराए, क्वेश्चन पढ़िए लास्ट तक, अल्फा क्यूब पूछा है, अल्फा 2, तो अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 8 आंसर इसका सही आंसर होगा। ओके, ओके बच्चों, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, और जहां तक मुझे लग रहा है ये काफी लेंदी क्वेश्चन होने वाला है, काफी केसेस बेटा इसमें बनने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम जनरली करते हैं जिसमें कंडीशन एपी देते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट। फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, इनमें से हमें 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स सेलेक्ट करने हैं, और ऐसे होने चाहिए कि वो सिलेक्टेड नंबर्स एक इंक्रीजिंग जीपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंक्रीजिंग जीपी। तो अगर वो सिलेक्टेड नंबर्स बेटा a, b, c हैं, तो हम जानते हैं कि वो एक रिलेशन b स्क्वायर इज इक्वल टू ac को सेटिस्फाई करेंगे, या यहां से आप b इज इक्वल टू रूट ac भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे 3 नंबर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी वो जीपी में हो इन 40 नंबर्स में से, वो m/n की फॉर्मेट में, तो m + n हमें निकालना था। अच्छा भाई, तो हम जो मैंने ये इक्वेशन लिखी इसके हिसाब से a इंटू सी का प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, परफेक्ट स्क्वायर, तभी ना b नेचुरल नंबर बनेगा। अब a और c का प्रोडक्ट नेचुरल नंबर कैसे कैसे होगा ये देखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम a को 1 लेते हैं, तो c 1 से बड़ी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। a और abc इक्वल नहीं हो सकते, डिस्टिंक्ट नंबर्स पहले क्वेश्चन में लिखा है। तो इसका मतलब c की वैल्यू 4 हो सकती है, 9 हो सकती है, 16 हो सकती है, 25 हो सकती है, और 36 हो सकती है, और 40 से बड़े नंबर हमें चाहिए नहीं थे। तो टोटल 1 2 3 4 5 केस आ गए। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हम a को 2 लेते हैं। अगर हम a को 2 लेंगे
तो सी के क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगी हम सोच लेते हैं। देखिए 2 आया तो अब 2 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो सी में एक 2 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए, मतलब इवन नंबर होना चाहिए। अब सी कैसे कैसे नंबर हो सकते हैं हम सोच लेते हैं भाई। क्या सी जो है 2 से बड़ा 4 नहीं हो सकता, 6 दूनी 12 नहीं हो सकता, 8 हो सकता है क्या, 8 हो सकता है भाई, है ना, 8 2 16, 10 नहीं, 12 हो सकता है क्या, 12 नहीं हो सकता, 12 14 नहीं हो सकता, 16 भी नहीं हो सकता, 16 2 32 होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, 18 2 36 ये बैठ जाएगा भाई, 18 हो सकता है, राइट। अच्छा 20 हो सकता है क्या, 22 40 नहीं हो सकता, 22 भी नहीं हो सकता है, 24 भी नहीं हो सकता है, 26 टूजा करेंगे तो 26 टूजा कितना आएगा, 52 आएगा, आई थिंक वो भी नहीं हो सकता है, 26 28 26 26 52 है ना, 26 से नहीं होगा, 28 अगर आप करेंगे तो भी नहीं बैठेगा, 32 ज़ा करेंगे 60 नहीं आएगा, 32 हो सकता है ना, 32 हो सकता है भाई, 32 हो सकता है। फिर कौन सा हो सकता है 32 के बाद, 34 17 2 ज़ा नहीं होगा, 36 खुद परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 2 रह जाएगा, और 40 हो सकता है क्या, 42 से 18 नहीं हो सकता है, तो आई थिंक सी के कॉम्बिनेशंस खत्म हो गए, ठीक है। ऐसे ही हमें यहाँ पे चॉइसेस बनानी पड़ेंगी। ए को अगर अपन 3 लेंगे तो सी के क्या क्या चॉइस आएंगी, लेट्स सी, सी की क्या चॉइस आएंगी, ए 3 था, अब 3 था तो सी में बेटा 3 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ में एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, ठीक है। तो 3 के साथ 4, 3 4 ज़ा 12 हो सकता है, राइट। अच्छा और क्या हो सकता है भाई, 3 4 ज़ा 12, साथ ही साथ में 3 के साथ 9 का कॉम्बिनेशन भी बैठ सकता है क्या, हाँ 9 3 ज़ा 27 हो सकता है, ठीक है। अच्छा 3 के साथ 16 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, 16 3 ज़ा 48 हो जाएगा, आगे निकल जाएंगे तो और कोई कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। अब हम ए को 4 रख लेते हैं, अब 4 तो इटसेल्फ इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका रूट तो बाहर आ गया, अब जो सी बचेगा वो सी भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो 9 हो सकता है बेटा, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है और 36 हो सकता है, ये हमारे पास सी की चॉइसेस आ रही हैं, करेक्ट। अच्छा ए को आप 5 रख लेते हैं, ए को आप 5 रखेंगे तो सी में बेटा 5 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए, और 5 का मल्टीपल के साथ परफेक्ट स्क्वायर, तो 5 4 ज़ा, जैसे 5 4 ज़ा करेंगे 20 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, फिर 5 इंटू 9 चाहिए होगा, 9 5 ज़ा 45 होगा, तो वो 40 के ऊपर से निकल जाएगा, नॉट पॉसिबल। ए को 6 ले लेते हैं, तो इसका मतलब सी जो है उसमें ये 2 इंटू 3 होता है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक 2 और एक 3 चाहिए, तो 6 का मल्टीपल होना ही चाहिए, ठीक है। और 6 4 ज़ा करेंगे तो 6 4 ज़ा 24 हो सकता है, 6 9 ज़ा करेंगे तो 40 के ऊपर निकल जाएंगे, और कोई केस नहीं बनेगा। अच्छा भाई आगे बढ़ जाते हैं, अब हम ए को 7 ले लेते हैं, ए को 7 ले लेंगे तो सी की क्या चॉइस आएंगी, अब ए 7 है तो 7 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सी में 7 का मल्टीपल होना ही चाहिए, तो 7 4 ज़ा 28 का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, और फिर वापस से 7 9 ज़ा करेंगे 63, तो वो नहीं बैठेगा क्योंकि 40 से बड़ा नंबर नहीं चाहिए। अब हम ए को 8 ले लेते हैं, ए को 8 ले लेंगे तो सी की क्या क्या चॉइसेस होंगी ये हम सोच लेते हैं, ठीक है। अच्छा 8 अगर हम लेंगे तो आप देखिए कितना बैठता है भाई, 2 स्क्वायर 2 क्यूब होता है, तो 2 का स्क्वायर तो बाहर आ गया, एक 2 बचा। अच्छा अब एक 2 बचा और सी हमें 8 से बड़ा चाहिए, है ना, तो हम एक 2 के साथ के कॉम्बिनेशन सोचने हैं, 2 का मल्टीपल मतलब इवन नंबर होना चाहिए, और खुद में भी उसमें परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, राइट। अच्छा तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब 4 अगर हम करेंगे तो 4 2 8, 4 हम ले नहीं सकते, 8 9 ले लेते हैं, 9 2 18 आई थिंक बैठ जाएगा, राइट। अच्छा 18 के बाद और क्या बैठेगा, 16 2 ज़ा आई थिंक 32 का कॉम्बिनेशन एक बैठ जाएगा, चेक करते जाना है ना भाई, कहीं केस हमसे ज़्यादा या कम ना हो जाए। 8 18 हो जाएगा, 8 32 हो जाएगा, और ये हमने 16 2 ज़ा करके किया था, और अगर हम 2 इंटू 25 करें 50 आएगा, आगे निकल जाएंगे, नहीं केस बनने वाला, ठीक है। अब हम ए की वैल्यू को 9 ले लेते हैं, तो ये तो खुद ही परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो सी की क्या चॉइसेस बनेंगी देख लेते हैं। 16 हो सकता है बेटा, 25 हो सकता है और 36 हो सकता है, सी हमें ए से बड़ा ही चाहिए था, तो ये वैल्यूज हमने रिस्पेक्टिवली ले ली। अच्छा ए की वैल्यू को अगर अपन 10 लेते हैं तो 10 लेते हैं तो 2 और 5 10 का ही मल्टीपल चाहिए, तो 10 का मल्टीपल 40 ही एक ऐसा मल्टीपल हमारे पास बनने वाला है, ठीक है। अच्छा अब अगर अपन ए को 11 लेंगे, आई डोंट थिंक 11 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 11 का और मल्टीपल लेंगे और 11 4 करेंगे तो 44 आएगा, ए 11 नहीं हो सकता है। अच्छा ए को अगर 12 करेंगे तो 12 होता है 4 3 ज़ा, है ना, 4 3 ज़ा, तो 4 3 ज़ा जब अपन करेंगे तो 4 तो स्क्वायर रूट बाहर आ गया, तो 3 का मल्टीपल बचा,
तो अब मैं c जो है 3 के मल्टीपल से सोचता हूँ, 4 3 12 नहीं हो सकता, 16, 9 3 27, एक कॉम्बिनेशन ये भी बन जाएगा भाई, है ना, a 12 हो जाए और c 27 हो जाए, एक कॉम्बिनेशन ये भी बैठने वाला है, a 12 और c 27, राइट। अच्छा 13 के साथ आई डोंट थिंक कॉम्बिनेशन बैठेगा। a को अगर अपन 14 लेते हैं बच्चों, a को कितना लेते हैं 14 2 और 7 होता है, नहीं बैठेगा, 15 3 5 होता है। नाउ आई थिंक रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, तो यही पेयर्स हमारे पास बनने वाले। तो टोटल कितने केसेस हैं हम इसको काउंट कर लेते हैं। टोटल केसेस आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 19 20 21 22 23 24, टोटल हमारे पास 24 फेवरेबल केसेस आ रहे हैं। तो अगर हमसे प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की पूछी जा रही है बेटा, तो प्रोबेबिलिटी हो गई टोटल फेवरेबल केसेस अपॉन जितने तरीके से हम 3 नंबर सेलेक्ट कर सकते थे। तो 3 नंबर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 40C3। तो इसका मतलब इसका हमारा आंसर हो गया 24 अपॉन 40C3 इज 40 इंटू 39 इंटू 38 इंटू 6। तो बच्चा लोग जब आप इसको फाइनली सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये जो आंसर आपको सॉल्व करके मिलेगा वो मिलेगा 3 अपॉन 1235, ठीक है। और ये m/n की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप इसको ऐड करेंगे m प्लस n, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 1238 इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है बच्चा लोग, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ इस पेपर का। एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन था और पूछा गया है वही, इफ द एरिया ऑफ द रीजन इस पूरे कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए जो भी बाउंडेड एरिया है वो इस फॉर्मेट का है, अल्फा बीटा नेचुरल नंबर, तो वही अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो इंपॉर्टेंट है शेडेड रीजन, बाउंडेड रीजन कैलकुलेट करना। तो अगर आप पहली कंडीशन देखें तो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिखेगी, y इज इक्वल्स टू मॉडलस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं भाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ होगा, और अगर इसका मॉड करेंगे तो ये वाला पोर्शन हम हटा के इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे भाई एक्स एक्सिस की तरफ। सही है, ये ग्राफ आप देख रहे होंगे, ये जो ग्रीन कलर से हमने बनाया है पेन से, ये इसका ग्राफ हो चुका है। ठीक है, साथ साथ में मैं हटाता भी जा रहा हूँ ताकि हमें एरिया कैलकुलेट करने की जगह भी मिल जाए। ओके, अच्छा अब इसके बाद क्या बोला गया है, अच्छा उसमें y की वैल्यू इससे कर्व से ज्यादा है ऊपर की तरफ, मतलब इस ग्रीन वाले पोर्शन के ऊपर वाला पूरा रीजन हो गया। साथ ही साथ में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है जो हमने पिंक या पर्पल मान लीजिए इस कलर के पेन से बनाए, और इसमें y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर बोल रहा है, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर से ज्यादा है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू y से ज्यादा है, तो इसका मतलब इसके बाहर का आउटसाइड द पैराबोला रीजन हो गया। तो ग्रीन कलर वाले जो कर्व था उसके ऊपर का, और जो पिंक कलर वाला है इसके बाहर का, और साथ ही साथ में y की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए। तो देखिए ये वाली लाइन है बेटा, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो दिस पॉइंट वाज 4,0, तो इस लाइन के नीचे वाला एरिया हो गया, और साथ ही साथ में x पॉजिटिव होना चाहिए। तो x पॉजिटिव का मतलब ये वाला बाउंडेड एरिया हमको फाइंड करना है। क्लियर है क्या? आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा है कौन सा एरिया जो है हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछूं निकालना है, तो कौन सा कर्व था बेटा, ये एक्स स्क्वायर था, y की वैल्यू 4 रखी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, और देखिए मैं इसको बढ़िया सा बना देता हूँ, इसका मतलब ये x कोऑर्डिनेट सेम ही है, ये जो 2,0 जहां पर ये ग्रीन वाला कर्व कट कर रहा था। तो अगर इतना एरिया हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, ये एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये हम अपर कर्व माइनस लोअर कर्व से कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें ये वाला x कोऑर्डिनेट चाहिए रहेगा। अच्छा, ये x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, जब हम एक्स स्क्वायर को किसके साथ, 4 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे। तो अगर हम एक्स स्क्वायर को बच्चा लोग 4 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 मिलेगा, तो x की वैल्यू हमें √2 मिल जाएगी। ये x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, √2। तो पहला जो एरिया आ रहा है हमारा वो हमें मिल रहा है √2 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करने पर, जिसमें अपर कर्व y तो था एक्स स्क्वायर और लोअर कर्व जो था वो था 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का dx, राइट। ये तो पहला वाला एरिया हो गया। प्लस अब हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है बच्चों, 2 से लेकर ये वाले पॉइंट में हमें y को 4 रखना था। अच्छा, ये कर्व कितना होगा भाई, ये होगा हमारे लिए
एक्स स्क्वायर, ये वाला जो कर्व होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रिफ्लेक्शन था, है ना, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हमने 4 से इक्वेट किया, तो x की वैल्यू हमारे को यहाँ से 2√2 मिल रही है, कितनी मिल रही है बच्चों, 2√2। तो अगर आप देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हैं आप, इस रेक्टेंगल के एरिया में से इसका एरिया हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा बेटा, एक मिनट, रेक्टेंगल का एरिया अगर अपन कैलकुलेट यहाँ से करें प्लस, तो ये हो गया 2√2 माइनस 2 इंटू 4, 2√2 माइनस 2 इंटू 4, ये तो एरिया आ गया, इसमें से हम सबट्रैक्ट कर देते हैं 2 से लेके 2√2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx, ठीक है, ये वाला एरिया। बस अब आपको ये प्रॉपर कैलकुलेशंस करनी है, कोई इंटीग्रेशन ज़्यादा टफ है नहीं, सिंपली फटाफट ये खटाखट सॉल्व हो जाएगा, और सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 80√2/16 माइनस 6, एरिया कितना आएगा 80√2/16, 80√2/6 माइनस 16, सॉरी 80√2/6 माइनस 16, ये हमारा इसमें एरिया आने वाला है, करेक्ट। तो अब आपको जो गिवन डेटा उससे कंपेयर करेंगे तो आपको अल्फा की वैल्यू बच्चों मिल जाएगी 6 और बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 16। फाइनली हमसे अल्फा प्लस बीटा पूछा था क्वेश्चन में, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी 22। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया बच्चों, 22 इसका सही आंसर हो जाता है।